मैथ्स फाउंडेशन के फिजिक्स के क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं इरफान आलम आपको पढ़ा रहा हूं क्लास 11th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, और इस चैप्टर का सेकंड टॉपिक जो कि कहलाता है डायमेंशनल एनालिसिस। अगर आप क्लास 11 के फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं या जेई और नीट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकॉन दबा दें, क्योंकि फिजिक्स से संबंधित फंडामेंटल्स बातें हमेशा इस चैनल पर अपलोड की जाती हैं। किसी भी एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए उस सब्जेक्ट का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, इसीलिए इस चैनल पर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को दिया जा रहा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस से। डायमेंशनल एनालिसिस का पहला क्लास मैंने कंप्लीट कर लिया है। इस पहले क्लास में सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बताया था उसका नाम था 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड। मैंने आपको बताया था कि जितने भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, सारे के सारे डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के कंबाइन करने से बनते हैं। तो इन्हीं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड कहा जाता है। इस 7 डायमेंशंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड में मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। दूसरा जो मैंने आपको बताया था वो बताया था डायमेंशंस, और ये बताया था कि डायमेंशंस ये पावर ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। किसी भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को बनाने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर पावर लगाया जाता है। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज पर जो पावर आप अप्लाई करते हैं उसी पावर को कहा जाता है डायमेंशंस। तीसरा मैंने बताया था आपको डायमेंशनल फॉर्मूला, और ये बताया था कि डायमेंशनल फॉर्मूला ये एक एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन ये बताते हैं कि कोई भी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज किन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को मिलाकर बनाया गया है और उस फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का पावर क्या है। जैसे अगर वर्क की बात की जाए तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है ml²t-2। इसका मतलब कि वर्क 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से मिलकर बना है। ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज मास, लेंथ और टाइम है। यहां पर मास का पावर 1 है, लेंथ का पावर 2 है और टाइम का पावर -2 है। तो ये डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूला यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। आज हम आपको इसके आगे की बात करना चाहते हैं। आज हमारा सबसे पहला टॉपिक है जिसका नाम है डायमेंशनल इक्वेशन। अगर आप किसी फिजिकल क्वांटिटीज को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला के इक्वल कर देते हैं तो एक इक्वेशन बनता है, और ये इक्वेशन कहलाता है डायमेंशनल इक्वेशन। जैसे आप जानते हैं फोर्स एक फिजिकल क्वांटिटी है और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml_t-2। तो आपको फोर्स को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला से इक्वेट कर दिया है तो ये एक इक्वेशन बनता है। इस इक्वेशन को कहते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। उसी तरह से लीनियर मोमेंटम ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml_t-1। तो लीनियर मोमेंटम को उसके डायमेंशनल फॉर्मूला ml_t-1 से इक्वेट कर दिया है तो ये एक इक्वेशन बनता है। ये कहलाता है डायमेंशनल इक्वेशन। डिफाइन कर दिया गया है, इफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेटेड टू इट्स डायमेंशनल फॉर्मूला then resulting equation is called dimensional equation। एक इक्वेशन दिखाया गया f is equal to ml_t-2, दूसरा है w is equal to ml²t-2। नेक्स्ट चले आते हैं हम लोग लॉ ऑफ इंडिसेस पे। आइए लॉ ऑफ इंडिसेस क्या है ये समझते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास ये एक नंबर है और इस नंबर पर आपने कोई पावर दे दिया है। तो ये जो अगर आप इस तरह से लिखते हैं a⁴m तो ये a बेस कहलाता है और इसको पावर कहा जाता है। a पर पावर m लिखेंगे तो a बेस कहलाएगा और m पावर कहलाएगा। लॉ ऑफ इंडिसेस में पहला लॉ मल्टीप्लिकेशन का लॉ है, जिसमें यह कहा जाता है कि अगर बेस सेम हो तो पावर को ऐड कर दिया जाता है। जैसे a पर पावर m और a पर पावर n है तो दोनों का बेस सेम है, इसलिए पावर हो जाएगा m+n। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पर t पे पावर 2 इंटू t पे पावर 3 है,
तो आप देखेंगे t पर पावर 2 और t पर पावर 3 दोनों का बेस सेम है, इसलिए पावर ऐड हो जाएगा और पावर आ जाएगा t पर पावर 5। सेकंड वाले में देखेंगे लेंथ पर पावर -3 है और यहां लेंथ पर पावर 2 है, तो यहां पावर 3 और यहां 2 है, -3 को 2 से ऐड करेंगे तो -1 आ जाएगा, तो l पर पावर -1 हो गया। इसी तरह से आप देखेंगे इसमें m पर पावर -2 है और m पर पावर -3 है, यहां पर दोनों निगेटिव पावर है, पावर ऐड करेंगे तो m पर पावर आ जाएगा -5। lt-1 और mlt-1, तो आप देखेंगे पहले वाले फिजिकल क्वांटिटीज में सिर्फ लेंथ और टाइम है, दूसरे वाले में मास, लेंथ एंड टाइम है, तो मास एक ही बार आया है तो m पर पावर हो जाएगा 1। लेंथ आप देखेंगे लेफ्ट साइड में भी है और इसमें भी लेंथ है, दो जगह लेंथ है। फर्स्ट वाले टर्म में लेंथ का पावर 1 है और सेकंड वाले में भी लेंथ का पावर 1 है, तो 1 और 1 मिलकर के हो जाएगा लेंथ पर पावर 2। अगर टाइम की आप बात करें तो टाइम पर पावर यहां पर -1 है और यहां पर टाइम पर पावर -2 है, चूंकि दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो t पर पावर हो जाएगा -3। तो अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाता है। इस चार्ट में मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से पावर ऐड किया जाता है। आइए सेकेंड ऑपरेशन है। सेकेंड ऑपरेशन ये कि अगर 1/a⁴ m है, मतलब ये हुआ कि a डिनोमिनेटर में आपको a पर पावर m दिया हुआ है, इसको डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जब लाएंगे तो जो भी पावर है उस पावर का साइन चेंज हो जाता है। अगर नीचे में a पर पावर +m है तो ऊपर आके -m हो जाएगा, और अगर नीचे पावर -m है तो ऊपर आकर के +m हो जाएगा। जैसे देखेंगे यहां पर a पर पावर m है, जब ये ऊपर चला जाएगा तो a पर पावर -m हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं 1/t², यहां पर डिनोमिनेटर में t पर पावर +2 है, जब ये न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो t पर पावर -2 हो जाएगा। सेकंड में देखेंगे 1/m पर पावर -2, तो ये डिनोमिनेटर में पावर -2 है, न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो यहां जाकर के m पर पावर 2 हो जाएगा, पावर प्लस हो जाएगा। थर्ड वाले में देखेंगे lt-1 और ये mlt-1, तो न्यूमरेटर में m नहीं है, सिर्फ डिनोमिनेटर में, ये न्यूमरेटर से m ऊपर चला जाएगा तो ये पावर प्लस में ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। यहां पर लेंथ है और यहां पर लेंथ है, लेंथ ऊपर और नीचे दोनों जगह, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो लेंथ और लेंथ कैंसिल हो जाएगा, इसलिए l पर पावर 0 हो जाएगा। t पर पावर -1 है और t पर पावर -2 है, तो t पर पावर -1 t पर पावर -1 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ t पर पावर -1 बचा रह जाएगा। जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो t पर पावर +1 हो जाएगा, और +1 लिखा नहीं जाता है, ये अंडरस्टूड होता है। फिर से आप देख लें, अगर लिखा हुआ t पर पावर -1 तो ये ऊपर हो जाएगा t पे पावर जाकर के +1, लेकिन +1 लिखा नहीं जाता है। अब आप यहां देखेंगे फोर्थ में ऊपर t² है, नीचे t³ है, ये t² और नीचे t³ है, इसे आप लिख सकते हैं t² डिवाइडेड बाई t का पावर 3, सॉरी t पर पावर 2 इंटू सिर्फ t लिख सकते हैं, तो t³ को t² इंटू t लिख सकते हैं। ये वाला t² कैंसिल हो गया, इस t को ऊपर ले जाएंगे तो इसका पावर -1 हो जाएगा। तो यहां पे दिखाया गया t² t पर पावर 3, t² कैंसिल हो गया, 1/t आ गया, ऊपर चला गया -1। इसी तरह से l पर पावर 2 है, जब आप इस l पर पावर -4 को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसका पावर चेंज हो जाएगा, मतलब l पर पावर आपको दिया हुआ है 2, जब ऊपर चले जाएंगे इस l पर पावर -4 को ऊपर ले जाएंगे तो ये +4 हो जाएगा, और l पर पावर 2 और l पर पावर 4 मिलकर के हो जाएगा l पर पावर 6। तो ये आप देख रहे हैं कि बेस सेम होने पर पावर किस तरह से ऐड हो जाता है। आइए नेक्स्ट आते हैं, अगला है a पर पावर m पर पावर n, मतलब पावर के ऊपर पावर है। अगर पावर के ऊपर पावर हो तो ये दोनों पावर सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब a पर पावर m इंटू n हो जाता है। जैसे आप देखेंगे लेंथ पर पावर 2 है और इसके ऊपर पावर 3 है, तो ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब लेंथ पर पावर 6 हो जाएगा। अब आप देखेंगे lt पे पावर -2 और इसके ऊपर पावर 3 है, तो पहले आप देखें लेंथ पर कितना पावर है, तो लेंथ पर कोई भी पावर नहीं दिख रहा, मतलब 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो लेंथ पर पावर हो जाएगा 3। t पे पावर -2 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा, तो t पे पावर -6। उसके बाद आप देखेंगे लास्ट में है a पर पावर 0, किसी भी नंबर पर अगर पावर 0 दिया जाए तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर लिखा हुआ है t पे पावर 2 इंटू t पे पावर -2,
तो दोनों का बेस सेम है, बेस के सेम होने से पावर ऐड हो जाता है, तो पावर हो जाएगा टी पे पावर +2 और टी पे पावर -2 ऐड करेंगे तो टी पे पावर 0, और किसी भी नंबर पर पावर 0 होने पर उसका वैल्यू 1 हो जाता है। इसी तरह से मान लिया जाए कि आपको दिया हुआ m स्क्वायर डिवाइडेड बाई m स्क्वायर, तो आप यहां से वहां ले जाएंगे m स्क्वायर इंटू m पर पावर -2, दोनों आप देखेंगे दोनों का बेस सेम है, पावर को ऐड करेंगे तो +2 -2 मिलकर के 0 हो जाएगा और इस तरह से ये 1 हो जाएगा। या ऐसे भी आप कह सकते हैं m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो याद ये रखना है कि अगर सेम बेस हो तो पावर ऐड हो जाता है। आइए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है डायमेंशनल ऑपरेशन। आप यहां पर फिजिक्स में 3 तरह का ऑपरेशन पढ़ेंगे। एक ऑपरेशन कहलाएगा डायमेंशनल ऑपरेशन, दूसरा कहलाएगा एरर्स ऑपरेशन और तीसरा कहलाएगा वेक्टर ऑपरेशन। जब भी आपको फिजिक्स में ऑपरेशन कहा जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि या तो आपको एडिशन करना होगा, या आपको सब्ट्रैक्शन करना होगा, या आपको मल्टीप्लिकेशन करना होगा, या आपको डिवीजन करना होगा, या आपको एक्सपोनेंट करना होगा। मतलब ये 5 टाइप्स ऑफ ऑपरेशन में कोई भी ऑपरेशन आपको करना है तो इस तरह का ऑपरेशन, तो इस तरह को मैथमेटिकल ऑपरेशन कहते हैं। अगर यही वाला काम हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला के लिए करेंगे तो कहेंगे डायमेंशनल ऑपरेशन, एरर्स के लिए करेंगे तो कहेंगे एरर्स ऑपरेशन, वेक्टर के लिए करेंगे तो वेक्टर्स ऑपरेशन कहलाएगा। तो आइए डायमेंशनल ऑपरेशन देखते हैं। फर्स्ट में आप देखेंगे लिखा हुआ है MLT-2। MLT-2 ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है और यहां पर भी MLT-2 है, तो MLT-2 प्लस 4 MLT-2, तो ये इसको होना चाहिए था 5 MLT-2, लेकिन 5 लिखना जरूरी नहीं है, आप सिर्फ लिख दें MLT-2 तो ये राइट हो जाएगा, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला में न्यूमेरिकल वैल्यू कोई रोल प्ले नहीं करता है। तो आप देखेंगे MLT-2 प्लस MLT-2 इज इक्वल टू MLT-2। सिंपल शब्दों में ऐसा समझें कि यहां पर भी फोर्स है और यहां पर भी फोर्स है, फोर्स के साथ फोर्स को ऐड करेंगे तो फोर्स मिल जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड में MLT-1। MLT-1 ये लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करता है और LT-2 ये आपको एक्सीलरेशन को। तो ये दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है, एक लीनियर मोमेंटम है और दूसरा एक्सीलरेशन है, और दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड नहीं कर सकते हैं, तो ये ऐसे ही रह जाएगा MLT-2 प्लस LT-2। याद रखेंगे दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज ऐड नहीं हो सकता है। अब आते हैं सब्ट्रैक्शन पर। लिखा हुआ है ML2T-2 और ये भी ML2T-2। तो ML2T-2 ये वर्क है, ML2T-2 ये भी वर्क है। वर्क से वर्क को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वर्क मिलेगा, ठीक है। वर्क को वर्क से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, वर्क मिलेगा। तो यहां ML2T-2 ये वर्क है, इससे दूसरे वर्क को सब्ट्रैक्ट किया गया है, ये आपको ML2T-2। उसी तरह से अगर आपको लिखा रहे LT-1 माइनस 5LT-1, तो पहला वाला वेलोसिटी है, दूसरा वाला वेलोसिटी है, वेलोसिटी से वेलोसिटी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये LT-1 आ जाएगा। -5 वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है एक्सप्रेशन में, तो ये आ जाएगा। अब आप देखेंगे MLT-2 और फिर ये LT-1, ये दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है। MLT-2 ये फोर्स है और LT-1 ये वेलोसिटी है, तो ये दोनों का दोनों फिजिकल क्वांटिटीज ना तो ऐड होगा ना ही सब्ट्रैक्ट, ऐसे ही रह जाएगा ML2T-2 और माइनस LT-2। तो इन दो बातों से ये पता चला कि दो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को ना तो ऐड कर सकते हैं ना ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सिर्फ फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ सेम नेचर कैन बी एडेड एज वेल एज सब्ट्रैक्टेड। चले आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। LT-1 ये रिप्रेजेंट करता है वेलोसिटी को, MLT-2 ये रिप्रेजेंट करता है फोर्स को। यहां पर देखेंगे मास पर पावर 1 है तो 1 हो गया, पहले वाले टर्म में लेंथ पर पावर 1 है और दूसरे में भी लेंथ पर पावर 1 है तो लेंथ पर पावर 2 हो गया। पहले वाले में लेंथ पर पावर -3 और दूसरे वाले में -2 है तो लेंथ पर पावर t पर पावर -3 हो गया। तो अगर LT-1 को MLT-2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ML2T-3 आ जाएगा। अब आप देखेंगे ML2T-2 ये वर्क है और LT-1 ये वेलोसिटी है। आप वर्क को डिवाइड कर रहे हैं वेलोसिटी से, तो
m तो वैसे ही रह जाएगा, यहां l स्क्वायर है और ये l है, तो 1l को कैंसिल कर देगा तो l बचा रह जाएगा। t पे पावर -1 है, t पे पावर -2 है, -1 -2 को कैंसिल करेगा, एक तो -1 रह जाएगा, तो mlt-1 हो जाएगा। इसी तरह से आप mlt-1 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर के मतलब एक्सपोनेंट निकालेंगे, तो यहां m पर पावर 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m पर पावर 2 आ जाएगा। लेंथ पर पावर 1 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेंथ पर पावर 2, और टाइम पर पावर -1 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो यहां पर के डिस्कशन से आपको यह पता चला कि सिर्फ सेम नेचर के फिजिकल क्वांटिटीज को ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। फिजिकल क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट नेचर कैन नाइदर बी एडेड नॉट बी सब्ट्रैक्टेड, लेकिन आप अलग अलग नेचर के फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। तो रिमार्क में लिख दिया है, टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज कैन नाइदर बी एडेड नॉर बी सब्ट्रैक्टेड बट दे कैन बी मल्टीप्लाइड एज वेल एज डिवाइडेड। तो ये कहलाता है डायमेंशनल ऑपरेशन। तो यहां तक डायमेंशंस के बारे में आपने जो भी चीज पढ़ा है वो डायमेंशनल एनालिसिस कहलाता है। अभी तक आपने जो चीज पढ़ा है वो डायमेंशनल एनालिसिस कहलाता है। अब हम लोग इस डायमेंशनल एनालिसिस के एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। तो डायमेंशनल एनालिसिस के कई एक एप्लीकेशन है, जिसमें सबसे पहला एप्लीकेशन है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन। मतलब अगर आप किसी फिजिकल इक्वेशन को, फिजिक्स के कोई इक्वेशन को जानते हैं और वो इक्वेशन राइट है या रॉन्ग है, इस बात के करेक्टनेस को आप चेक कर सकते हैं। आप चेक करके बता सकते हैं कि वो इक्वेशन राइट है या रॉन्ग है। इस चीज को चेक करने के लिए एक प्रिंसिपल यूज किया जाता है जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का ये कहना है कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन में जितने भी टर्म्स होंगे सभी का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होगा। ईच टर्म इन अ फिजिकल इक्वेशन मस्ट हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। अगर किसी फिजिकल इक्वेशन में सारे टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो गया तो वो इक्वेशन राइट होगा, और अगर सारे टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम नहीं हुआ तो वो इक्वेशन रॉन्ग हो जाएगा। तो आइए चेक करके देखते हैं। सबसे पहले दिया गया है चेक द करेक्टनेस ऑफ दिस इक्वेशन। यहां पर F रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स को। F है फोर्स, M ये मास है और A ये एक्सीलरेशन है। F इज इक्वल टू ma। अगर टर्म हम लोग उसको कहते हैं जिसके बीच में या तो प्लस साइन हो या माइनस साइन हो या इक्वल टू साइन हो। याद रखेंगे, टर्म वो कहलाएगा जिसके बीच में प्लस, माइनस या इक्वल टू साइन एग्जिस्ट करता हो। अब आप देखेंगे F इज इक्वल टू ma है, तो एक F है और दूसरा ma है, दोनों के बीच में एक इक्वल टू साइन है, मतलब एक टर्म F हो गया और दूसरा टर्म m हो गया, ma हो गया। मतलब इस फिजिकल इक्वेशन में सिर्फ और सिर्फ दो ही टर्म है। तो ये फिजिकल इक्वेशन राइट है या नहीं है, ये हम लोग को चेक करना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। क्या गिवन है? F इज इक्वल टू m इंटू a। अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे लिखा हुआ है फोर्स, और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mlt-2। अब आप राइट हैंड साइड में आ जाएंगे। राइट हैंड साइड में है m इंटू a। m मास है और मास के लिए लिखते हैं हम लोग m, और a एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन के लिए लिखेंगे lt-2, तो आपको मिलेगा mlt-2। तो आप देखेंगे जो डायमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड का आया है वही डायमेंशनल फॉर्मूला राइट हैंड साइड का आया। मतलब हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। अगर डायमेंशनल फॉर्मूला सेम हो जाता है तो ये इक्वेशन करेक्ट है। तो लास्ट के स्टेटमेंट में since each term has same dimensional formula, so equation is correct।
करेक्ट, ये इक्वेशन करेक्ट है। आइए हम लोग सेकंड वाले पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है पावर इज इक्वल टू फोर्स इनटू वेलोसिटी। पावर है और ये फोर्स एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। F फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और भी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम लोग को ये चेक करना है कि ये इक्वेशन राइट है या रॉन्ग है। तो मैंने बताया कि सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। तो क्या गिवन है? F इज इक्वल टू F इंटू V लिखा हुआ है, सॉरी, पावर इज इक्वल टू F इंटू V। अब आप चले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे। तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ पावर, और पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते ही होता है ml² t-3। अब आप राइट हैंड साइड पे आ जाएं। राइट हैंड साइड पे फोर्स इंटू वेलोसिटी है। फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला है mlt-2 और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है lt-1। तो आइए दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई किया गया है। सबसे पहले मास को देखेंगे तो मास एक ही जगह है, तो ये हो जाएगा m। उसके बाद लेंथ यहां पर भी है और लेंथ यहां पर भी है, तो लेंथ और लेंथ मिलकर के हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर। यहां पर t पे पावर -2 है और t पे पावर -1 है। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो t पे पावर हो जाएगा -3। तो आप देखेंगे F इंटू V का डायमेंशनल फॉर्मूला आ रहा है ml² t-3, और यही तो डायमेंशनल फॉर्मूला पावर का भी है। इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन करेक्ट है, हेंस इक्वेशन इज करेक्ट। आइए कुछ और इक्वेशन को हम लोग चेक करके देखते हैं। यहां पर देख लें, ये जो W है ये वर्क है, ये वर्क को रिप्रेजेंट करेगा W। उसके बाद M ये मास को रिप्रेजेंट करेगा, V ये स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, P ये लीनियर मोमेंटम है, सॉरी, A ये एक्सीलरेशन है। उसके बाद C ये स्पीड ऑफ लाइट है, E जो कि एनर्जी कहलाता है, और लास्ट में है P जो कि ये लीनियर मोमेंटम है। तो हम लोगों को इन सारे के सारे इक्वेशन का करेक्टनेस चेक करना है। तो करेक्टनेस चेक करने का तरीका मैंने बता दिया था कि सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। आइए दो मैं कर देता हूं, एक फर्स्ट वाला और एक फोर्थ वाला, बाकी आप लोग करेंगे। फर्स्ट में आपको क्या गिवन है वो देखिए, W इज इक्वल टू हाफ mv², गिवन लिख लिया। अब लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड में वर्क है और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है ml² t-2। अब हम लोग राइट हैंड साइड आ जाएंगे। राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है हाफ mv²। याद रखेंगे नंबर का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, इसलिए इसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। मास के लिए लिखेंगे m, और ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का हो जाएगा lt-1, इसका स्क्वायर, इसे आप लिख सकते हैं m इंटू l² t-2, तो ये आपको मिलेगा ml² t-2। तो राइट हैंड साइड में जो डायमेंशनल फॉर्मूला आया है वही डायमेंशनल फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड का भी है। सो इक्वेशन इज करेक्ट, ये इक्वेशन करेक्ट है। आइए अब हम आपको फोर्थ वाला करके दिखाते हैं। फोर्थ में क्या लिखा हुआ देख लें। फोर्थ में है, क्या गिवन है, E इज इक्वल टू p²/2m। हम लोग लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। E एनर्जी है, जो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वही एनर्जी का होता है।
तो वर्क का है ml स्क्वायर t माइनस 2, तो एनर्जी का भी हो जाएगा ml स्क्वायर t माइनस 2। ये P, ये लेफ्ट हैंड साइड देख लिया, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन फॉर्मूला है ml स्क्वायर t माइनस 2। अब चले आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे देखेंगे p स्क्वायर बाई 2m लिखा हुआ है। p लीनियर मोमेंटम, और लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला ml t माइनस 1, और नीचे मास है, मास के लिए हम लोग लिखेंगे m। ये लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर दिया हुआ है, तो इसे सिंप्लीफाई कीजिए, m स्क्वायर एल स्क्वायर टी पर पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाई m। तो एक तो m को कैंसिल कर देगा, m और m कैंसिल हो जाएगा, एक m बचा रह जाएगा, तो ये आपको मिलेगा ml स्क्वायर t माइनस 2। ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया p स्क्वायर बाई 2 का। तो जो डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का है वही p स्क्वायर बाई 2m का डायमेंशनल फॉर्मूला है। मतलब हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है। इसका मतलब यह हुआ कि इक्वेशन करेक्ट है, हेंस इक्वेशन इज करेक्ट। तो आपने देख लिया कि किस तरह से हम लोग इक्वेशन से चेक कर पाते हैं कोई इक्वेशन रॉन्ग है या राइट है। आइए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे आप देखेंगे चेक दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। यहां पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी दिया हुआ है। u के मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद v दिया हुआ है, v कहलाता है फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद t कहलाता है टाइम, और a ये है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन, तो हम लोगों को इस इक्वेशन को चेक करना है। पूछा जाएगा कि पहले जितने इक्वेशन करवाए गए थे इस इक्वेशन में क्या फर्क है। तो आप देखेंगे पहले जितने इक्वेशन करवाए गए थे उसमें लेफ्ट हैंड साइड में वन टर्म होता था, यहां भी लेफ्ट हैंड साइड में वन टर्म है। राइट हैंड साइड में u प्लस ए टी, राइट हैंड साइड में टू टर्म्स है, लेफ्ट हैंड साइड में एक ही टर्म है और राइट हैंड साइड में टू टर्म्स है। तो हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला बारी बारी से निकाला जाएगा। जैसे मैंने बताया, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। क्या गिवन है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब आप लेफ्ट हैंड साइड आ जाएं। लेफ्ट हैंड साइड में v है और v का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल टी माइनस 1। राइट हैंड साइड में आ जाएंगे तो राइट हैंड साइड में है u प्लस ए टी। तो दो टर्म है, एक u है और एक ए टी है। तो पहले u का निकालते हैं। u इनिशियल वेलोसिटी है और वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल टी माइनस 1। उसके बाद ये u का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया। अब हम लोग देखते हैं ए टी का डायमेंशन फॉर्मूला। तो a एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन के लिए लिखेंगे एल टी माइनस 2, और t टाइम है, इसके लिए लिखेंगे t। तो इस तरह से आपको मिलेगा एल टी माइनस 1। तो आप देखेंगे जो डायमेंशन फॉर्मूला v का है वही डायमेंशन फॉर्मूला u का है और वही डायमेंशन फॉर्मूला ए टी का है। सो हेंस इक्वेशन इज करेक्ट। ये सारी के सारी इक्वेशन करेक्ट इक्वेशन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है चेक दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। आपको क्या गिवन है? तो गिवन जो है वो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस है। यहां पर भी आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में एक ही टर्म है लेकिन राइट हैंड साइड में दो टर्म है। तो बारी बारी से दोनों टर्म को, टर्म के जानवर का बारी बारी से दोनों टर्म का बारी बारी से एक बार फिर से देखेंगे। चेक दिस इक्वेशन इज करेक्ट और नॉट। इस इक्वेशन में वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एस है। लेफ्ट हैंड साइड में एक ही टर्म है और राइट हैंड साइड में दो टर्म है। तो हम लोग सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन में वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एस। अब हम लोग चले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ वी स्क्वायर और v के लिए हो जाएगा एल टी माइनस 1 इसका स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो एल स्क्वायर p पे पावर माइनस 2 आ जाएगा।
अब हम लोग चले आएंगे राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में आप देखेंगे लिखा हुआ है यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एस। तो पहले u का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। u के लिए लिखेंगे एल टी माइनस वन इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू। अब आप चले आएंगे राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में आपको लिखा हुआ है, सॉरी, राइट हैंड साइड का सेकेंड टर्म है 2as। तो a का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा एल टी माइनस टू और s के लिए हो जाएगा l, तो फिर से आपको हो जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस टू। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो डायमेंशनल फॉर्मूला v स्क्वायर का है वही u स्क्वायर का है, वही ट्वाइस ऑफ as का है। इसका मतलब हुआ कि इक्वेशन करेक्ट है, इक्वेशन इज करेक्ट। अब आप चले आएंगे इक्वेशन नंबर 6 पर। ये लास्ट इक्वेशन है। इस इक्वेशन में दिया हुआ है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पर s ये डिस्टेंस है, u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम है और ये एक्सीलरेशन है। तो मैंने बताया सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे। क्या गिवन है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है s डिस्टेंस है और डिस्टेंस के लिए हम लोग लिखेंगे l। राइट हैंड साइड पे आ जाएंगे तो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो पहला वाला टर्म ut है, u इनिशियल वेलोसिटी है, इसके लिए एल टी माइनस वन और t टाइम है, इसके लिए t। तो t पे पावर माइनस वन और t पे पावर प्लस वन मिलकर के t पे पावर जीरो हो जाएगा और किसी भी टर्म पर अगर पावर जीरो हो जाता है तो उसका वैल्यू वन हो जाएगा। तो ये t का वैल्यू वन आ जाएगा, सिर्फ l बचेगा, तो आपको ये l आ जाएगा। उसी तरह से आप आ जाएंगे सेकेंड वाले टर्म पे ए टी स्क्वायर। हाफ ए टी स्क्वायर है, हाफ के लिए कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं, एक्सीलरेशन के लिए एल टी माइनस टू और ये टाइम का स्क्वायर है तो टी स्क्वायर हो जाएगा। अगेन सिंप्लीफाई करेंगे तो ये एल मिल जाएगा। तो आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में s था, इसके लिए l, राइट हैंड साइड में ut था, इसके लिए भी l, ये हाफ ए टी स्क्वायर था, इसके लिए भी l। मतलब हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, हेंस इक्वेशन इज करेक्ट। तो आज के लिए इतना ही है, बाकी बातें हम आपको अगले क्लास में बताएंगे।